प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। इस वीडियो में अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो उससे पहले अपन एक बार ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कल अपन ने देखा था कि ये ऐसा होता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ये जो बीच में अपन ने ये स्ट्रक्चर बनाया इसे कनेक्टिव बोला जाता है। और कनेक्टिव जो होता है ये बना होता है स्टेराइल टिश्यू से। अब बात आती है इसे स्टेराइल टिश्यू क्यों बोलते हैं। तो अपन ने देखा था स्टेराइल टिश्यू इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो टिश्यूज रहते हैं ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ये स्पेस जो अपन ने देखी थी, स्पेस को बोला गया था एंथर वॉल। इस स्पेस को कहा गया था एंथर वॉल। ये जो एंथर वॉल था ये 4 लेयर्ड थी, 4 लेयर से मिलकर बनी हुई थी। देखा अपन ने कौन से लेयर होती है। तो सबसे बाहर की जो लेयर थी इसे बोला गया था एपिडर्मिस। फिर इसके बाद जो रेडियली अरेंज सेल्स की जो लेयर थी इसे बोला गया था एंडोथेकियम। और फिर इसके बाद जो लेयर देखी गई थी जिसमें बहुत सारे 3 से 4 लेयर थी पैरेन्काइमेटस सेल्स की, इसे बोला गया था मिडिल लेयर। फिर अंदर सबसे अंदर की तरफ अपन ने देखा था एक और लेयर थी जिसके पिरामिड शेप सेल्स थे और इस लेयर को बोला गया था टेप्टम। और ये जो टैप्टम होती है इसके बहुत सारे फंक्शंस थे। अपन ने देखा कि ये किस तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, कैसे ये एंजाइम्स बनाता है, और आगे चल के अपन ने ये भी देखा था कि ये पोलन किट की भी फॉर्मेशन करता है। इस वीडियो में मेनली अपने को पढ़ना है एक प्रोसेस के बारे में जिसे बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बात आती है कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। तो अब अपन देखते हैं किस तरीके से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। उससे पहले अगर पता होगा तुम लोगों को तो अपन ने ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को कहा गया था माइक्रोस्पोरेंजिया। अब बात आती है कि इसके लिए अपन ने एक और शब्द पढ़ा था जिसे बोला गया था पोलन सैक। तो इसे बात आती है माइक्रोस्पोरेंजिया बोलना है या पोलन सैक बोलना है। तो दोनों ही बोला जाता है बट अलग अलग टर्म्स अलग अलग टाइम पे यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब पहली बात जब एंथर जब यंग होता है तब इसे बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंगिया। और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तब इसे बोला जाता है पोलन सैक। तो ये सारा अपन ने स्ट्रक्चर प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब अपने को मेनली जो प्रोसेस पढ़ना है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब किस तरीके से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो देखते हैं अपन माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो अपन ने देखा था कि जो माइक्रोस्पोरेंगिया रहता है इसके अंदर कुछ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स रहते हैं और इन कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स को बोला जाता है स्पोरोजिनस सेल्स, या फिर कल मैंने लिखवा के दिया था इसको बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। दोनों में से कोई सा भी टर्म यूज कर सकते हैं। कल अपन ने लिखा था आर्कीस्पोरियल सेल्स या फिर इसे स्पोरोजिनस सेल्स भी बोला जाता है। मेनली स्पोरोजिनस सेल्स यूज कर सकते हैं या फिर आर्कीस्पोरियल सेल्स भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली ये जो माइक्रोस्पोरेंगिया रहता है इसके अंदर बहुत सारे कॉम्पैक्टली अरेंज आर्कीस्पोरियल सेल्स रहते हैं या फिर स्पोरोजिनस सेल्स रहते हैं। जब एंथर यंग होता है तो ये जो माइक्रोस्पोरेंगिया है इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ये बहुत छोटा रहता है, मतलब इसका साइज जो रहता है वो छोटा रहता है। जैसे जैसे एंथर ग्रोथ करता है या मैच्योर होता है तो ये जो माइक्रोस्पोरेंगिया है इसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अब अपन देखते हैं सेकेंड स्टेप। ये होता सभी माइक्रोस्पोरेंगिया में सेम होता है बट अपन स्टेप वाइज देखते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेप देखेंगे, उसमें सेकंड देखेंगे, थर्ड और फोर्थ। बाकी पूरे एंथर में सेम ही होता है, बस प्रोसेस देखते हैं। तो अपन ने कहा कि जब एंथर मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के बाद क्या होता है, इसका साइज बढ़ता है माइक्रोस्पोरेंगिया का। तो ये देखा अपन ने माइक्रोस्पोरेंगिया का साइज बढ़ गया। अब माइक्रोस्पोरेंगिया का साइज बढ़ गया तो बढ़ने के कारण जो इसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं जिसे स्पोरोजिनस सेल्स बोला जाता है, इन स्पोरोजिनस सेल्स के बीच में बहुत सारी स्पेस आ जाती है। तो अगर अब देखेंगे अपन यहाँ पे सेल्स के अंदर स्पोरोजिनस सेल्स को, तो यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स के बीच में बहुत सारी स्पेस आ गई है। अगर कोई बोल रहे कि यहाँ पे सेल्स का नंबर बढ़ गया है तो नंबर नहीं बढ़ता है,
होता क्या है, इस माइक्रोस्पोरेंगिया के साइज बढ़ने के कारण क्या होता है, तो यहाँ पे जो बहुत सारे स्पोरोजेनस सेल्स है, उन स्पोरोजेनस सेल्स के बीच में स्पेस आ जाती है। और अब अपन कह सकते हैं कि देखो ये वाला पार्ट था, ये अपन फर्स्ट लिख सकते हैं। ये कब की बात कर रहे थे अपन, ये तब की बात कर रहे थे जब एंथर यंग था, मैच्योर होने का था, तब की अपन ने इसकी बात की थी। बट ये अपन कब बात कर रहे हैं, जब एंथर ग्रोथ कर चुका थे और उसके बाद उसने मैच्योर हो चुका है। तो ये अपन कह सकते हैं सेकंड केस, जब एंथर मैच्योर हो सका है। अब मैच्योर हो चुका है तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे पोलन सैक। और ये जो अंदर सेल्स है जिसके बीच में बहुत सारे स्पेस दिख रही है, इन सेल्स को बोला जाता है स्पोरोजिनस सेल्स। अब बात करें स्पोरोजिनस सेल्स की, तो स्पोरोजिनस सेल्स जो होती है, सबसे पहली चीज ये डिप्लॉइड सेल्स होती है। डिप्लॉइड सेल्स होती है मतलब इसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं वो कितने रहते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। और दूसरी चीज कि ये जो सेल्स रहती है ये आगे चल के केपेबल रहती है माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अपन लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज capable of producing माइक्रोस्पोर। ये केपेबल होती है माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करने के लिए। क्या कर सकती है, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर सकती है। तो अपन ने क्या देखा, अभी फिर से देखते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरेंगिया है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जिसे बोला जाता है स्पोरोजिनस सेल्स या फिर आर्कीस्पोरियल सेल्स। ये जो सेल्स रहते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। ये कब की कंडीशन होती है, कब तब की कंडीशन है, जब एंथर यंग होता है। जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, तो मैच्योर होने के बाद सबसे पहली स्टेप होती है कि ये जो माइक्रोस्पोरेंगिया है, इस माइक्रोस्पोरेंगिया का शेप और साइज बढ़ता है। इसका साइज बढ़ गया। अब जैसे ही इसका साइज बढ़ा तो अपन ने देखा इसके अंदर जो सेल्स थे, इसके अंदर के सेल्स के बीच का स्पेस बढ़ गया। अब स्पेस बढ़ने के कारण ये इसका माइक्रोस्पोरेंगिया का साइज बढ़ गया और अब अपन इसे बोलेंगे पोलन सैक। फिर अपन ने देखा कि जो स्पोरोजिनस सेल्स रहते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। और एक और चीज देखा है कि ये क्या कर सकते हैं, ये केपेबल होते हैं माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, कि ये आगे चल के क्या बना सकते हैं, माइक्रोस्पोर्स बना सकते हैं। अब देखते हैं अपन कि किस तरीके से ये माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो अब अपन इसे बोल सकते हैं एक एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये क्या है, तो ये अपन पर्टिकुलरली बोल सकते हैं ये कौन सा सेल है, इसे अपन कह सकते हैं स्पोरोजिनस सेल। ये कौन सा सेल है, स्पोरोजिनस सेल, या फिर इसे बोल सकते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। तो ये कैसा होता है, ये डिप्लॉइड सेल होता है। सबसे पहला जो इसमें प्रोसेस होती है, ये होती है एक मियोटिक डिवीजन। इसके अंदर सबसे पहला जो डिवीजन होता है, किस टाइप का डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। और जैसे इसमें मियोटिक डिवीजन होता है तो ये 4 सेल्स का एक क्लस्टर बना लेता है। एक ऐसा क्लस्टर बना लेता है जिसमें कितने सेल्स रहते हैं, 4 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब बात आती है कि इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड क्यों बोला गया है, तो इसका रीजन है, टेट्राड का मतलब होता है 4 और माइक्रोस्पोर मतलब यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हुई है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड बोलने का पर्पस सिर्फ ये है कि जो 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब आगे चल के इस माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्या होगा, तो इसमें एक प्रोसेस होंगी जिसके कारण क्या होगा, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। और अपन ने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ टेप्टम में कि यहां पे एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इस माइक्रोस्पोर टेट्राड के ब्रेकेज के लिए। क्यों एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि अपन ने देखा था कि माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है इसके बीच में कैलोस की थिकनिंग पाई जाती है। इसके पास कौन सी थिकनिंग पाई जाती है, कैलोस थिकनिंग पाई जाती है। और इस कैलोस थिकनिंग को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम लगता है, और ये जो एंजाइम होता है ये कौन सा होता है, कैलेस। कैलेस नाम का एंजाइम होता है जो क्या करता है, इस कैलोस थिकनिंग को ब्रेक करता है और इस माइक्रोस्पोर टेट्राड को 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर्स में डिवाइड कर देता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 4 माइक्रोस्पोर्स। और ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये कैसे माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। तो अपन ने यहाँ पे देखा एक प्रोसेस जिसे बोला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या थी प्रोसेस,
तो एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही थी। और माइक्रोस्पोर जो होते हैं कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। किस तरीके से फॉर्मेशन है एक बार देख लेते हैं। तो एक अपने पास सेल होती है जिसे बोला जाता है एमएमसी। एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये वही सेल होती है जिसे स्पोरोजेनस सेल्स भी बोला जाता है या फिर आर्किस्पोरियल सेल्स भी बोला जाता है। सबसे पहला जो प्रोसेस इसमें होता है वो ये होता है कि एक मियोटिक डिवीजन होता है। जैसे एक मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होने के कारण क्या होता है, ये जो सेल है ये 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, 4 अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाता है। पर ये 4 सेल्स जो रहते हैं ये आपस में क्लस्टर में प्रेजेंट रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए जो सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है इसे बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड इसलिए बोला गया क्योंकि 4 सेल्स यहाँ पे क्लस्टर में जुड़े हुए हैं। और ये जो 4 सेल्स है ये आपस में जुड़े रहते हैं कैलोस थिकनिंग से, इस कैलोस थिकनिंग से ये जुड़े हुए रहते हैं। तो आगे चल के इसी माइक्रोस्पोर टेट्राड से फॉर्मेशन होती है किसकी, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। अब माइक्रोस्पोर बन कैसे रहा है, तो ये जो क्लस्टर है ये ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम लगता है जिसे बुलाया जाता है कैलेस। और ये जो कैलेस रहता है ये कैलेस बनाता है टैप्टम। टैप्टम बनाता है इस कैलेस एंजाइम को। तो अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। सबसे पहला टाइप देखते हैं अपन, ये कुछ इस तरीके का होता है। 3 माइक्रोस्पोर टेट्राड ऐसे रहते हैं, ये एक है, ये एक माइक्रोस्पोर है, ये दूसरा माइक्रोस्पोर है, ये तीसरा माइक्रोस्पोर है, और जो चौथा माइक्रोस्पोर होता है ये पीछे की तरफ होता है। और इस टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड को बोला जाता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और ये जो है ये जनरली पाया जाता है सारे एंजियोस्पर्म, लगभग सारे एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, इसलिए मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है एंजियोस्पर्म्स में, मतलब मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में इस टाइप का माइक्रोस्पोर टेट्राड दिखेगा। अगला जो होता है इसे डीक्यूसेट टाइप बोला जाता है। इसमें 2 माइक्रोस्पोर कुछ इस तरीके से रहते हैं और बाकी के 2 माइक्रोस्पोर ऐसे अरेंज रहते हैं। तो इस टाइप को एफ शेप्ड या फिर डीक्यूसेट टाइप भी बोला जाता है। अगला होता है आइसोबाइलेटरल टाइप। आइसोबाइलेटरल में 4 आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, इस टाइप से 4 आपस में जुड़े रहते हैं और इसे बोला जाता है आइसोबाइलेटरल। और जो लास्ट वाला टाइप होता है इसमें चारों एक साथ जुड़े रहते हैं एक लाइन में, इसे लीनियर भी बोला जाता है। ये हो गया लीनियर। तो ये 4 अलग अलग टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड्स होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन होता है टेट्राहेड्रल। यही मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है इस टाइप का माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो अब अपन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गमेटोफाइट। जनरली मेल गमेटोफाइट जो होता है फ्लावरिंग प्लांट में ये होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को बोला जाता है मेल गमेटोफाइट। तो अपन देखते हैं पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो बात आती है कि मेल गमेटोफाइट मतलब क्या होता है। तो मेल गमेटोफाइट एक ऐसा पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का जो मेल गमेट प्रोड्यूस कर सकता है, और मेल गमेट जो प्रोड्यूस करता है वो होता है पोलन ग्रेन। तो अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन किस तरीके से होता है मेल गमेटोफाइट का। तो देखते हैं अपन ने सभी ने देखा था कि सबसे पहले एक एमएमसी रहता है। ये एक एमएमसी था जिसे बोला जाता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये एक डिप्लॉइड सेल होता है और ये जनरली ये कोई और नहीं स्पोरोजिनस सेल ही होता है। स्पोरोजिनस सेल। सबसे पहले इसमें एक डिवीजन होता है जिसे बोला जाता है मियोसिस सेल डिवीजन, और मियोसिस सेल डिवीजन के बाद ये जो सेल है ये फॉर्मेशन करता है माइक्रोस्पोर टेट्राड की। माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसे टेट्राड इसलिए बोला जाता है क्योंकि 4 के क्लस्टर में रहता है, और ये जो है ये है माइक्रोस्पोर, और इसे बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये जो माइक्रोस्पोर रहते हैं ये हैप्लॉइड रहते हैं। अब ये बन गए माइक्रोस्पोर्स, ये इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है माइक्रोस्पोर्स की। अब होता क्या है, बात आती है कि इस माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले ये जो माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है इसे अपन देखते हैं। ये जैसे माइक्रोस्पोर है तो ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो पोलन ग्रेन रहता है ये 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसकी 2 लेयर्स रहती है। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर रहती है, इस इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है एंटाइन।
पोलन ग्रेन की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, इसे बोला जाता है इंटाइन। इस लेयर को बोला जाता है इंटाइन। और ये जो रहती है बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन से। तो अपन लिख सकते हैं मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। तो ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन क्या होती है, तो ये सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इनर मोस्ट लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है किसकी, पोलन ग्रेन की। बात करें अपन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन की, तो जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है इसे बोला जाता है एक्साइन। इस तरीके से होती है एक्साइन। अगर स्ट्रक्चर देखें अपन, तो इसमें मैं कुछ जगह छोड़ रहा हूं बीच बीच में, बताता हूं क्यों छोड़ रहा हूं उस जगह को। तो ये जो अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन एक्साइन का। तो ये जो लेयर है ये है एक्साइन। और एक्साइन जो होती है बनी होती है एक्साइन, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन अपन ने कल ही देखा था, जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये मोस्ट रेजिस्टिव सब्सटेंस है इस अर्थ का। कोई भी एंजाइम, कोई भी एसिड बेस, कोई भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ये जो एक्साइन होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है पोलन ग्रेन की, ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। और स्पोरोपोलेनिन कौन सीक्रेट करता है, तो ये वही सेल्स है टैप्टम के सेल से जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरोपोलेनिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर अपन ध्यान दें स्ट्रक्चर को, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया है, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। सबसे इनर मोस्ट लेयर ये है इनर मोस्ट लेयर। ये इनर मोस्ट लेयर होती है इंटाइन, ये बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन से। फिर इसके बाहर की जो लेयर रहती है ये रहती है एक्साइन, और ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। और इस स्पोरोपोलेनिन को सीक्रेट करता है टैप्टम, या फिर इसे प्रोड्यूस करता है टैप्टम। अब कई जगह पे ये खाली स्पेस दिख रही है, ये खाली जगह दिख रही है। अब ये खाली जगह क्या है, तो इस खाली जगह को बोला जाता है जर्म पोर। ये जो खाली जगह दिख रही है इसे बोला जाता है जर्म पोर। अब जर्म पोर क्या करता है, तो देखते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट अपन लिख सकते हैं जर्म पोर में कि एक ऐसी जगह होती है जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। ये खाली जगह है, यहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। तो अपन फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। इस जगह पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट रहता है। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जर्म पोर के बारे में अपन बताते हैं कि जर्म पोर जो होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए। ये जो जर्म पोर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए। इट हेल्प्स इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, आगे चल के जैसे स्टिग्मा है, तो इस स्टिग्मा पे जैसे ये पोलन ग्रेन आके लैंड करता है, तो ये जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन है, ये जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन में हेल्प करता है जर्म पोर। जर्म पोर ही मदद करता है पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है एक पोलन ग्रेन का। अब बात आती है पोलन ग्रेन के अंदर सेल के अंदर के बारे में। तो अपन ने देखा कि ये जो 4 सेल्स है, इसे अपन ने बोला था माइक्रोस्पोर। ये जो माइक्रोस्पोर होती है, इसमें जनरली एक सेल रहता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और ये जो न्यूक्लियस में सेल डिवीजन होता है, यहाँ पे सबसे पहला जो सेल डिवीजन होता है ये होता है माइटोटिक सेल डिवीजन। इसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है ये होता है माइटोटिक सेल डिवीजन। और माइटोटिक सेल डिवीजन होने के कारण, इसमें पहले से एक सेल थी, माइटोटिक सेल डिवीजन होने के कारण ये एक सेल डिवाइड होकर बन जाती है 2 सेल। अपन सभी को पता है जब भी सेल डिवीजन होता है, जैसे ये एक सेल है और जब भी सेल डिवीजन हुआ तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ये होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के कारण क्या होता है, तो जो न्यूक्लियस रहता है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बन जाता है। अब न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाता है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जिसे बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के कारण क्या होता है, तो वो जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अब होगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिसे बोला जाता है साइटोकाइनेसिस।
बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस इक्वली नहीं होती है। साइटोप्लाज्म को ये इक्वली डिवाइड नहीं करती है। इसमें बहुत कम पार्ट रहता है नीचे वाले सेल्स में जो साइटोप्लाज्म का, और ऊपर वाले सेल में बहुत ज्यादा पार्ट रहता है साइटोप्लाज्म का। तो ये जो ऊपर वाला जगह बन गई है, ऊपर वाली सेल बन गई है, इस सेल को बोला जाता है, ये जो ऊपर वाली सेल बन गई है, इस सेल को कहा जाता है वेजिटेटिव सेल। इसे कहा जाता है वेजिटेटिव सेल। और ये जो वेजिटेटिव सेल रहती है, ये गमेट्स बनाने में हेल्प नहीं करती। सबसे पहली चीज, इट डू नॉट हेल्प इन गमेट फॉर्मेशन, गमेट बनाने में हेल्प नहीं करती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं। ये जो वेजिटेटिव सेल रहती है, ये पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। तो अपन लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो होता क्या है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, जैसे अगर अपन इस सेल को ध्यान से देखें, ये पोलन ग्रेन है, ये वाले सेल को अगर देखें अपन, तो ये जो जगह दिख रही है इसे जंप पोर बोला गया, इसे भी जंप पोर बोला गया। होता क्या है, अब ये एग्जाइन जो है, ये एग्जाइन बना है स्पोरोपोलिन से। स्पोरोपोलिन जो है, इसको अपन ने बोला था मोस्ट रेजिस्टिव सब्सटेंस ऑन द अर्थ। अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टिव है तो ये टूटेगा नहीं कभी। तो बीच में जो जगह होती है, इस जगह से क्या होता है, तो इस जगह से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। और पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है वेजिटेटिव सेल। अगला जो सेल रहता है, इसे बोला जाता है जनरेटिव सेल। और ये जो जनरेटिव सेल रहता है, ये आगे चल के 2 मेल गमेट्स की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो सेल है, इसे बोला जाता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। और यही सेल क्या करता है, आगे चल के 2 मेल गमेट्स की फॉर्मेशन करता है। तो अपन ने यहाँ पे पर्टिकुलरली देखा मेल गमेटोफाइट के बारे में, मतलब पोलन ग्रेन किस तरीके से बनता है। तो देखा अपन ने सबसे पहले एमएमसी होता है, जिसे बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसे बोला जाता है स्पोरोजिनस सेल, क्योंकि स्पोरोजिनस सेल ही माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्योंकि आगे चल के माइक्रोस्पोर बना सकते हैं। तो ये एक डिप्लॉइड सेल होती है। इसमें सबसे पहला जो डिवीजन होता है, ये मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और मियोसिस सेल डिवीजन के कारण यहाँ पे फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोर टेट्राड की। जब यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है, जिसमें 4 के क्लस्टर में माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चल के ब्रेक होकर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करता है, और फिर ये जो माइक्रोस्पोर है, ये आगे चल के फॉर्मेशन करता है एक पोलन ग्रेन की। अब ये जो पोलन ग्रेन रहता है, ये 2 लेयर से बना रहता है। जो इनर मोस्ट लेयर रहती है, इसे इंटाइन बोला जाता है, और जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है, इसे क्या बोला जाता है, इसे एक्साइन बोला जाता है। इनर मोस्ट लेयर जो है इंटाइन, ये सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है, और जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो एक्साइन है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिन से। स्पोरोपोलिन बहुत रेजिस्टिव सब्सटेंस है अर्थ का, इसे कोई भी एंजाइम, कोई भी एसिड, कोई भी अल्कली, कोई भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और जो एक्साइन होती है, ये कंप्लीटली पूरी एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं रहती, बीच बीच में इसमें पैचेस होते हैं। और जिस जगह पे एक्साइन एब्सेंट होते हैं, उसी जगह को बोला जाता है जर्म पोर। अब जर्म पोर क्या है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। जर्म पोर जो है, ये पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। फिर अपन ने 2 सेल्स के बारे में देखा, एक वेजिटेटिव सेल देखा। वेजिटेटिव सेल ही आगे चल के क्या करता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है। अपन आगे देखेंगे किस तरीके से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होता है। तो पोलन ट्यूब जनरली अगर आगे देखेंगे अपन कि ये जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस जगह से एक्सटेंड होता है और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। और जनरली वेजिटेटिव सेल का बस इतना ही काम होता है। और जनरेटिव सेल की अगर अपन बात करें, तो ये सेल आगे चल के सेल डिवीजन करता है, और सेल डिवीजन करके 2 मेल गमेट्स की फॉर्मेशन करता है। तो अब अगर अपन बात करें कि पोलन ग्रेन क्या है, तो अपन बता सकते हैं कि पोलन ग्रेन एक माइक्रोस्पोर ही है, बट उसके आजू बाजू 2 लेयर्स है। जो सबसे अंदर की लेयर है, इसे इंटाइन बोला गया है, और जो सबसे बाहर की लेयर है, इसे बोला गया है एक्साइन। इंटाइन जो है, ये सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई है, और जो एक्साइन है, ये किससे मिलकर बनी है, स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी हुई है। जो एक्साइन होती है, कंटीन्यूअस लेयर नहीं है, मतलब पूरी की पूरी लेयर नहीं है, बीच बीच में कुछ जगह स्पेसेस है जहां पे एक्साइन नहीं है, और उस जगह को बोला गया है जर्म पोर। जर्म पोर में अपन लिख सकते हैं यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, पहली चीज। और दूसरी चीज अपन ये बता सकते हैं कि ये हेल्प करता है पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के। फिर सेल के अंदर की बात करें, तो सेल के अंदर 2 सेल्स रहते हैं। इस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स रहते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल, इसको ट्यूब सेल भी बोला जाता है।
ट्यूब सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसे बोला जाता है ट्यूब सेल। और एक और सेल रहता है जिसे बोला जाता है जनरेटिव सेल, और ये जनरेटिव सेल आगे चल के 2 मेल गमेट्स की फॉर्मेशन करता है। इस जनरेटिव सेल को ये जो होता है स्पिंडल शेप भी होता है, ये स्पिंडल शेप सेल होता है, स्पिंडल शेप्ड सेल। इसका जो शेप रहता है ये कैसा रहता है, स्पिंडल शेप रहता है। अगर अपन बात करें एंजियोस्पर्म्स की, तो लगभग 60% एंजियोस्पर्म में इसी कंडीशन में पोलन ग्रेन लैंड होता है स्टिग्मा पे। मतलब यहां से एंथर से इस कंडीशन में निकल जाता है और जाके लैंड हो जाता है स्टिग्मा पे। तो अपन एंजियोस्पर्म्स के बारे में अपन बात करें, एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा इन 2 सेल स्टेज। तो अपन इसे 2 सेल स्टेज बोल सकते हैं, क्योंकि 2 सेल है, एक ये नंबर 1 सेल और ये है दूसरी सेल। तो अगर अपन एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली कंडीशन ये हो सकती है 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन रहते हैं जाके स्टिग्मा पे लैंड करता है, और लैंड करता है तब इसके पास सिर्फ 2 ही सेल रहती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। बट रही बात बचे कुचे 40% की, तो 40% एंजियोस्पर्म्स में ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गमेट्स की फॉर्मेशन कर लेता है। यहां पे जो जनरेटिव सेल रहता है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गमेट्स की फॉर्मेशन कर लेता है, ये बन जाते हैं 2 मेल गमेट्स। और ये 2 मेल गमेट्स किससे बने हैं, तो अपन लिख सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय जनरेटिव सेल। तो ये बनते हैं जनरेटिव सेल से, जनरेटिव सेल से बने हुए होते हैं। तो लिख सकते हैं अपन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है। तो अब अगर अपन सेल काउंट करें तो यहाँ पे कितने सेल है, ये एक है जो वेजिटेटिव सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। अब पोलन ग्रेन की बात करें तो टोटल पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल है वो कितने सेल है, 3 सेल्स है। तो 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, तो जो पोलन ग्रेन रहता है ये 3 सेल स्टेज में रहता है और तब जाके लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर। तो अपन लिख सकते हैं पोलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा इन 3 सेल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन जो रहता है ये 3 सेल स्टेज में लैंड करता है। अब बात आती है 60% एंजियोस्पर्म में जब 2 सेल स्टेज में लैंड कर रहा है स्टिग्मा के ऊपर, तो मेल गमेट की फॉर्मेशन कब होती है, क्योंकि अपने पास सिर्फ दो ही यहाँ पे कंडीशन रहेंगे, 2 ही अपने पास सेल्स रहेंगे। एक क्या रहेगा, एक होगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा जो सेल होगा इसे अपन बोलेंगे जनरेटिव सेल, ये होगा अपने पास जनरेटिव सेल। तो अब बात आती है कि 60% एंजियोस्पर्म्स में, ये जो 60% एंजियोस्पर्म है, इस एंजियोस्पर्म्स में मेल गमेट की फॉर्मेशन कब होती है, तो जैसे ही पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे लैंड होता है, लैंड होने के बाद पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है और पोलन ट्यूब के अंदर ये जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गमेट्स की फॉर्मेशन करता है। आगे वाले वीडियोस में अपन देखेंगे कि किस तरीके से 2 मेल गमेट की फॉर्मेशन करता है। तो अपन देखते हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में। पोलन ग्रेन्स की स्टडी को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। ये जो पोलन ग्रेन्स होता है ये एडिबल होता है, इसको टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में यूज करते हैं। फॉरेन कंट्री में बहुत सारे लोग टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म में पोलन ग्रेन को यूज करते हैं। कई एथलीट्स इसको यूज करते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट होता है, बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। और कई लोगों को पोलन ग्रेन से बीमारियां होती है, एलर्जीज होती है। तो पोलन ग्रेन से जो एलर्जी होती है उसे हे फीवर कहा जाता है। और हे फीवर जो होता है ये एक प्लांट के कारण, एक वीड के कारण होता है जिसे बोला जाता है पार्थेनियम, या फिर इसे बोला जाता है कैरेट ग्रास। तो अपन ने इस वीडियो में पढ़ा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में।